हैं। तो आगे अपन आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो कुछ आइसोमेरिज्म देखेंगे। इसमें कुछ आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आए हैं आपके ऑर्गेनिक के रिलेटेड। और ये क्वेश्चंस दोनों में ही एप्लीकेबल हैं। कुछ अपन एल्केन के टाइम रहा तो एल्केन के स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका सबसे पहला अपन क्वेश्चन करते हैं। आई होप स्क्रीन सबको दिख रहा है। ठीक है, सूरत रेशिक मोहम्मद। तो जस्ट रीसेंट क्वेश्चन है और आइसोमेरिज्म का है। द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर, ठीक है, कौन से कंपाउंड्स दे रखे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो आपको कंपाउंड्स दे रखे हैं, ठीक है, एक कंपाउंड ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, और जो दूसरा कंपाउंड आपको दिया है दैट इज दिस वन। तो इन दो कंपाउंड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस में आपको बता देता हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्शन बी पोजिशनल आइसोमर्स, ऑप्शन सी ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड ऑप्शन डी फंक्शनल आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स होंगे जल्दी से बताएं। क्वेश्चन क्लियर है सभी को। ऋषिक, सूरत, मोहम्मद, और इससे अपना कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा जल्दी से। यू कैन टेल मी क्विकली कि विच टाइप ऑफ आइसोमर्स। ऋषिक, सूरत बताओ, मोहम्मद, कौन से आइसोमर्स हैं। तो आइसोमर्स में अपन एक बात तो जानते हैं, कंपाउंड हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला जो है आपका दैट इज कौन से स्ट्रक्चर होंगे, कौन से आइसोमर्स हैं ये। ठीक है, दोनों में सात सात कार्बन एटम है। दे हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होगा, क्या हो सकता है, जल्दी से सोच के बताइए मुझे। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, दे हैव सेम फॉर्मूला, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। एक ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे दो डबल बॉन्ड आए, फॉर्मूला वही रहता है ना। एक ट्रिपल बॉन्ड या दो डबल बॉन्ड, फॉर्मूला विल बी सेम। यहाँ पे ऐसा लगता है कि पोजीशन चेंज कर दी है ना, कि पोजीशन चेंज कर दी, कि दो पाई बॉन्ड एक साथ रखे हुए थे, उनको अलग अलग रख दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर पोजीशन ही चेंज नहीं की है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया है ना, क्योंकि दो डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग होंगी। समझ में आ गया। ट्रिपल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होगी। सबसे पहले तो चेन चेक कीजिए। अगर चेन में कार्बन एटम, लंबी चेन में कार्बन एटम अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपका चेन आइसोमर होगा। तो यहाँ पे तो चेन सेम है, लंबी चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, आपको दिख ही रहा है 7 कार्बन एटम्स है, ठीक है। और 7 कार्बन एटम में सेम नंबर ऑफ चेन, तो चेन आइसोमर नहीं है, ठीक है।
दूसरी चीज जो अपन देखते हैं यहाँ पर, पोजीशन लगता है चेंज हो गई है, लेकिन पोजीशन चेंज तभी मानोगे आप जब सेम फंक्शनल ग्रुप रहे और उसी की पोजीशन बदले। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, उसकी पोजीशन, ये जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये दो दो अलग अलग होने से मतलब फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया है। एल्काइन की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, तो फंक्शनल ग्रुप एज चेंज। और अगर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है तो पोजिशनल आइसोमर नहीं कहते, पोजिशनल आइसोमर तब कहते हैं जब सेम फंक्शनल ग्रुप रहे और सिर्फ पोजिशन चेंज हो, तो यहाँ पर ये है फंक्शनल आइसोमर्स। समझ में आ गया सभी को? फंक्शनल, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर एक बार आइसोमर्स का आप बता दो सबका एक बार, कैसे क्या होता है। हाँ देखो, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर जल्दी से बता देता हूँ, इससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, है ना। मोहम्मद आपको कुछ पूछना है, बताओ मुझे जल्दी से, कोई आपका डाउट हो तो। अभी मुझे भी जो आप ऋषि पूछ रहे हैं मुझे भी। हाँ, आपको भी आइसोमर्स के बारे में जानना है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो बिल्कुल आइसोमर्स, और ये आपके 11 12 दोनों में कॉमन है, कोई भी एग्जाम आप दोगे, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं और दूसरे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं, देखिए कनेक्शन का फर्क होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बड़े आसानी से दिख जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जैसे अगर आप ये वाला कंपाउंड लेंगे, दिख रहा है आपको ये कंपाउंड, देखो कार्बन है, जैसे व्हाइट, ब्लू, येलो, रेड से कनेक्टेड है, दिख रहा है? दिख गया? हाँ, दूसरा ये वाला कंपाउंड है, इसमें भी वो के वही कलर के वॉल्स कनेक्टेड है, दिखा? यस सर। तो यहाँ सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो रेड वाला है वो यहाँ पे ब्लैक से जुड़ा हुआ था इधर इसमें, अब इसमें रेड वाला येलो से जुड़ा हुआ है। तो सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड अगर अलग अलग आ जाते हैं, है ना, बॉन्ड का पैटर्न अलग आ जाता है, तो ऐसे आइसोमर्स आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को देखना बहुत ही आसान है, क्योंकि एकदम से मालूम पड़ जाता है। सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड, बारी बारी से आप दो कंपाउंड के बॉन्ड दर बॉन्ड कंपेयर करते हो। जैसे यहाँ पे अपन लेफ्ट से राइट पे जा रहे हैं, तो बॉन्ड दर बॉन्ड कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे जैसे पहला कार्बन है, दूसरा है, तीसरा है, तो ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पे, तो यहाँ तो पहले पर ही डबल बॉन्ड है, तो सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड चेंज हो गए, फॉर्मूला सेम है हालांकि। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना, ये तो समझ में आ ही जाता है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने तरह के होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं आपके चेन पोजीशन, और बताओ। ठीक है, तो ये सारे तरह के आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। इसमें आ गया चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, मेटामर्स, टॉटमर्स। ठीक है, और कुछ का तो आप कुछ तो इतने इजी हैं, मोहम्मद अंसूरत के, यू कैन नो देम बाय जस्ट बाय द नेम, नाम पढ़ के ही मालूम पड़ जाता है ना। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होगा कि सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड होगा, स्टीरियो आइसोमर्स में सेम कनेक्टिविटी होगी, बट डिफर ओनली विद रिस्पेक्ट टू 3D अरेंजमेंट अलग होगा। ठीक है, कनेक्शन वही है, बॉन्ड वही के वही मिलेंगे, केवल जिस तरह से वो रखे हुए हैं एटम से वही कनेक्शंस हैं सारे, है ना, केवल जिस तरह से रखे हैं वो फर्क है, 3D अरेंजमेंट का ही केवल अगर फर्क है।
तो ऐसो को अपन सर स्टीरियो, मतलब जैसे एंगल चेंज हो गया। हाँ जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे अच्छा एग्जांपल है, देखो ये वाला कंपाउंड है, दिख रहा है ना, और ये वाला कंपाउंड है, दिखा आपने। यस सर। अब देखने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है अपन को, है ना, दोनों एक जैसे हैं, या कई बार तो अपन को लगता है, मैं भी अगर पहली बार में देखूंगा तो बोल दूंगा ये तो दोनों एक ही है ना, यस सर। मगर एक है या अलग अलग है, इसको जानने के लिए अपन इनको एक के ऊपर एक रख के देखते हैं, सुपर इम्पोज करके देखते हैं। देखो ब्लू पे ब्लू और व्हाइट पे व्हाइट आ गया है ना, लेकिन देखो ये रेड और येलो सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, अलग है एक्चुअली। या मैं येलो को येलो पे रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो येलो पे येलो तो आ रहा है ना, लेकिन ब्लू और रेड मैच नहीं हो रहे, दिखा। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ऐसे, ठीक है, इधर ऐसे पकड़ के देखें, तो एक में क्लॉकवाइज होगा येलो ब्लू रेड, और एक में एंटी क्लॉकवाइज होगा येलो ब्लू रेड। समझ आया? तो कौन से आइसोमर्स हैं ये? स्टीरियो आइसोमर्स है ना। दे हैव सेम फॉर्मूला, सेम बॉन्ड में भी कोई फर्क नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई अलग ढंग से जुड़ा हुआ है ना। यहाँ देखो, यहाँ तो बिल्कुल ही अलग तरीके से कनेक्शंस बैठे हैं, दिख रहा है सबको, अलग तरह से कनेक्शंस यस सर। है ना। यहाँ कनेक्शंस बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ 3D अरेंजमेंट का फर्क है, ठीक है। तो 3D अरेंजमेंट का फर्क अगर हो तो स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। और स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं आपके, ये कुछ ऐसे होते हैं जो लगातार बदलते रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप नहीं बदलते। जो लगातार बदलते रहने वाले होते हैं उनको अपन कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। जैसे कि आपको ये दिखाऊं मैं, ये जो मॉलिक्यूल है ये इथेन है, ठीक है। इथेन दिख रहा है, कार्बन है या हाइड्रोजन है, तीन इधर हाइड्रोजन है, ठीक है। ये देखो इथेन मॉलिक्यूल है। अब इसका 3D, इसमें सेम फॉर्मूला लगते हुए मैं सिर्फ 3D ओरिएंटेशन बदल देता हूँ। कैसे बदलता हूँ मैं? देखो ऐसे करके, देखो मैंने पीछे वाले कार्बन को ऐसे घुमा दिया, देखा आपने, ऐसे ऐसे था, अभी हाइड्रोजन एक के सामने एक थे, दिख रहा, दिखा आपने, ये देखो बिल्कुल एक के सामने एक है करीब करीब। जैसे ही मैं घुमाता हूँ अब एक के सामने एक नहीं रहे। समझ आया? ये देखो, ठीक है, यस यस ऐसे है ना। तो ये 3D अरेंजमेंट का ही फर्क है, क्योंकि मैंने बॉन्ड को तोड़ के अलग तरह से नहीं जोड़े, सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड तो वही रखा है, केवल 3D अरेंजमेंट में ही फर्क आ रहा है। तो ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ये वाला इथेन और एक ये वाला इथेन, ऐसे कई सारे स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड क्या है, बड़ी आसानी से घूम सकता है बिना टूटे, ठीक है। और ये क्या है, लगातार बदलते भी रहेंगे, क्योंकि बिना बॉन्ड तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, अपने आप चेंज होते रहेंगे, है ना। रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड घूमता रहता है, इतनी तो हीट होती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये घूमता रहेगा, जिससे चेंज होते रहेंगे, तो लगातार बदलते रहने वाले, अपने आप बॉन्ड के घूमने के कारण लगातार बदलते रहने वाले 3D आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स, इनको स्पेस आइसोमर्स या 3D आइसोमर्स भी कहते हैं, याद रखना। आपके कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। समझ आ रहा है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से, क्यों? क्योंकि वो लगातार चेंज होते रहते हैं, घूमते रहते हैं तो लगातार, ठीक है, क्लियर। तो रैपिडली इंटरकन्वर्टेबल लिख सकते हो इसमें। और दूसरा है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो होगा, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो है ये आपस में बदलते नहीं है एक दूसरे में, अपने आप नहीं बदलते, मतलब अपन चाहे तो बदलेंगे, लेकिन अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी, अपन को इनको बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो ही ये बदलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कोई एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड है, तो वो अपने आप चेंज नहीं होगी। जैसे आप ये देखिए, ये एक कंपाउंड है, एल्कीन है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये अपने आप चेंज नहीं होने वाली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड नहीं घूम सकता, अपने आप नहीं घूमेगा डबल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये देखो, क्या ये घूम सकता है अपने आप?
क्या ये घूम सकता है? नो सर। नहीं सर। हाँ, ये अपने आप चेंज हो जाएगा। ये अभी ट्रांस में है, समझ आ रहा है? ये इसको ट्रांस कहेंगे क्योंकि दो जो लाल कलर के बॉल्स हैं ये अपोजिट लगे हुए हैं। दिख रहा है? ट्रांस है ये। यस सर। ठीक है, अगर इसको मेरे को सेम साइड पर लाना है, मेरे को बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड होने के कारण डबल बॉन्ड कैन नॉट रोटेट, इसको तोड़ना पड़ेगा। अब ये तोड़ना जो है अपने आप रूम टेम्परेचर पे तो हो नहीं सकता। ठीक है, सर एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? हाँ बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी अपने आप नहीं होगी। सर है ना? जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। हाँ, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, या फिर मैं ऐसे करता, इसको निकालता, इसको इधर से निकालता, तो फिर ये सिस बनता, सेम साइड पे आता। समझ आ गया? दिख रहा है? यस। हाँ। यस सर। हाँ, लेकिन अपने आप चेंज नहीं हो रहा है ये, है ना? तो ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स होते हैं। ये जो मैंने दो आइसोमर दिखाए थे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स थे, स्टीरियो आइसोमर जो अपने आप एक दूसरे में नहीं बदलते, है ना? तो कॉन्फॉर्मेशनल, जैसे मैं कॉन्फॉर्मेशनल में ऐसे लिख देता हूँ आसानी से, जल्दी से, रैपिडली इंटरकन्वर्टेबल लिख लीजिए आप, बाय रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। सर और जैसे इसमें इथेन वाला था। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ जैसे इथेन था वैसे हो गया ना कन्फर्मेशन। हाँ, इथेन में बना देता हूँ, इथेन का ये। और इसमें इनकी एनर्जी से रिलेटेड सवाल आता है बस, है ना? एनर्जी से रिलेटेड सवाल बड़ा सिंपल सा आता है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है। इनके नाम मालूम है आपको, इथेन वालों के, दोनों के? इनको भी अपने नाम दे रखे हैं। ये तो है एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स होता है ना जब सन मून अर्थ एक ही अपने सामने, क्या होता है, सन वो आ जाता है, मून सन के सामने, तो अपन को अंधेरा दिखता है। तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, कहने का मतलब है ना? तो एक्लिप्स हो गया। तो यहाँ पे भी एक्लिप्स जो है आपका, ये बॉन्ड आमने सामने है, एक के सामने एक। ठीक है, और एक्लिप्स वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये पास पास है हाइड्रोजन। देखो एक्लिप्स, ये एक्लिप्स नहीं है, एक्लिप्स में घुमाता हूँ और ऐसे लेके आता हूँ, पीछे वाले हाइड्रोजन आगे वाले हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने है, देखिए। ठीक है, तो ये एक्लिप्स है। ठीक है, तो एक्लिप्स वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, ऐसे सवाल आ रखे हैं इसमें, तो वो आप कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, है ना? और ये है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मतलब क्या होगा? स्टैगर्ड में क्या है कि बिल्कुल अलग अलग साइड में, एक ऐसे, देखो पीछे वाला हाइड्रोजन ऊपर है तो आगे वाले इसके बीच में है, ये स्टैगर्ड। इसकी एनर्जी कम होगी। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो यस। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन का। 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन का स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? ठीक है, ये इसका केवीपीवाई का ही क्वेश्चन है। ये तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, ऐसे लिखने का जो तरीका होता है। ठीक है, डाइब्रोमोब्यूटेन, तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लो, बड़ा सिंपल है ना? CH CH3, सॉरी Br लगे हुए हैं 2 और 3 पे। आई होप क्लियर है ये तो मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब इसने जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं वो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में दे रखे हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में अपन क्या है कि ऐसे बॉन्ड के सीध में देखते हैं, आगे वाले कार्बन को आप मतलब ऐसे डॉट के तौर पे दिखाओगे, ऐसे उसके 3 बॉन्ड ऐसे दिखाओगे, और जो पीछे वाला कार्बन है ना उसको ऐसे दिखाओगे। पीछे वाला कार्बन ये है जिसको मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, उसके भी 3, लेकिन उसको सर्किल से कायदे से तो दिखना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि वो बिल्कुल पीछे आ रहा है ना?
तो वो आप लेकिन यहाँ ड्रॉ तो करेंगे अपन, दिख नहीं रहा आपको पीछे, मतलब आप ऐसे सीध में देखते हो, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ये अब KVPY का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। BR, ठीक है, CH3 ऑप्शन ए, ठीक है। तो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है, क्योंकि अगर आप चेक करोगे ना तो देखो ये 1 कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है जो डॉट के तौर पे दिख रहा है ना, जिसपे BR लगा है, वो थर्ड कार्बन सर्किल बना रखा है ना, सेकंड के पीछे थर्ड है ना, और उस पे BR लगा हुआ है, और ये फोर्थ कार्बन है। तो है तो ये 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, एक बार चेक जरूर कर लेना आप, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर में कुछ और ही लिख के दे देते हैं, और अपन अननेसेसरीली अपनी एनर्जी लगाते रहते हैं, अरे पता लगता है कि अरे तो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है ही नहीं। समझ आया? तो इस बात का भी ध्यान रखना, जैसे BR है, यस सर। कई बार मतलब आसानी से हो जाता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजीली आप कर लेंगे, ज्यादा टेंशन ना लें। CH3 है, H है, BR है, ठीक है। या आगे वाले कार्बन के 3 बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड इसके और पीछे वाले के बीच में, ऑप्शन C है। ऑप्शन डी, इनकी एनर्जी बतानी है, इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, बस। और कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है, वो ज्यादा आपको ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर। तो इसमें से कौन सा सबसे स्टेबल होगा, बस रिपल्शन पहचानना है आपको जहाँ पे, और इसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं ना, बस इतना सा देखो कि जहाँ पे सारे ग्रुप्स एक साथ, बड़े बड़े ग्रुप्स एक साथ आ जाते हैं ना, तो रिपेल करते हैं। जहाँ अच्छा, पे इसमें मतलब पास होंगे वहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। हाँ, या फिर ऐसा सोचो कि यहाँ पे क्या है, 4 बड़े ग्रुप हैं, जो टेंशन है ना, मेरी टेंशन कहाँ पर है, BR, मिथाइल और मिथाइल, ये मेरी टेंशन है एक्चुअली, है ना, क्योंकि ये पास पास है ना। इधर भी देख लो, टेंशन हो रही है अपन को, ये इसको रिपेल करेगा ना, इसको कहते हैं गॉश पोजीशन कहते हैं इसको। गॉश मतलब साइड में, एक तो वो बिल्कुल एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स में तो बिल्कुल सामने सामने होते हैं। हाँ, इसने एक्लिप्स तो नहीं दिया, लेकिन वो साइड में दे दिया, इसको गॉश कहते हैं, गॉश कॉन्फर्मेशन कहते हैं। फ्रेंच शब्द होता है, गॉश का मतलब होता है साइड में, स्क्यू, स्क्यू भी कहते हैं इसको, है ना। लेकिन रिपल्शन तो बहुत दूर भी नहीं है, साइड में ही है ना। मेरी टेंशन इसमें है, इन बड़े ग्रुप्स को हाइड्रोजन भी रिपेल करेंगे, लेकिन मैं इन बड़े ग्रुप्स को पहले मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि वो ज्यादा टेंशन है, और ये रिपल्शन अपन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, कहाँ पे कम है, उससे पता लग जाएगा। बताएं जरा। सर डी में सबसे कम होगा। हाँ, डी में सबसे कम होगा। इधर देखिए, चारों बड़े बड़े ग्रुप्स है ना, साइड में आ रखे हैं, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसके साइड में, ये इसके साइड में, और ये भी साइड में, 3 रिपल्शन है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। यहाँ क्या है, ठीक है साइड में है, लेकिन ये 2 रिपल्शन हो गए, फिर ये तो इधर तो हाइड्रोजन आ गया, तो चलो थोड़ा रिलैक्स हो गया, है ना। ये क्योंकि छोटा एटम होता है, फिर ये इधर भी रिपल्शन ज्यादा है, मतलब इधर सिर्फ इनके बीच में इधर रिपल्शन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा होता है। समझ आया? तो डी ही सबसे स्टेबल है, दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया सबको? जी सर। हाँ, लेकिन एक सर और बात इसमें ध्यान ये रखना। बता दो सर कि पता कैसे लगाते हैं कि एक्चुअल में 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन है कि नहीं। हाँ, आप देखिए, ऐसे देखो उसको, बिल्कुल ऐसे,
ये पहला कार्बन, जैसे मैं इसको बता देता हूँ ना, ये पहला कार्बन है, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, जैसे मान लो ये है पहला कार्बन है ना, ये वाला, ये तो हाइड्रोजन है इसमें तो, लेकिन ये पहला कार्बन है, CH3 है, ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ, ये दूसरा कार्बन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला CH3 है और ये दूसरा कार्बन, ये दूसरा, मैं ऐसे कलर यूज में ले लेता हूँ जिससे आपको पता पड़ जाएगा। ये दूसरा कार्बन जो है ये वाला है, ब्लू, ठीक है। दूसरे कार्बन से एक तो CH3 जुड़ा है ना, और क्या जुड़ा है, H जुड़ा है, और क्या जुड़ा है, Br जुड़ा है ना। ये दूसरे कार्बन से ये H और ये Br और ये CH3, ठीक है, आगे है ना। और फिर क्या है कि फिर अपना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। फिर ये दूसरा कार्बन के बाद पीछे, उधर वो पीछे गए ऐसे क्यों, वो तीसरा कार्बन है ये वाला, है ना। वो एक्चुअली क्यों है, क्योंकि अपन ऐसे सीध में देख रहे हैं इस तरह से, अपनी नजर इस पे पड़ी पूरी, और इसके बाद ये तीसरा कार्बन है, ठीक है। तीसरे कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है, तीसरा कार्बन वो सर्किल से रिप्रेजेंट किया, उसके जो ग्रुप्स हैं वो सर्किल से स्टार्ट होते हैं, एक तो हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन और एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन और एक मिथाइल। समझ में आया यस सर। मोहम्मद, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो इस तरह से अपन ड्रॉ करते हैं। हाँ, बस इसमें एक सवाल जरूर आता है, IIT में भी आ चुका है, बड़ा फेमस सवाल है, कई जगह पे आता है, हो सकता है वो आ जाए, अगर आया तो, है ना, कि ये जो ग्रुप्स हैं ये आपस में रिपेल कर रहे हैं ना, इस कारण से अपन इनको पास नहीं रखना चाहते। लेकिन सारे ग्रुप ऐसे नहीं होते जिनमें अट्रैक्शन होगा। जैसे मान लीजिए 2 OH होता है ना, तो एक OH है, ठीक है, ये CH2OH लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो ये CH2OH है ना, CH2OH। फिर एक पीछे कार्बन है, वो भी CH2 है, H और H और OH है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये ऐसे साइड में रह के स्टेबल रहेंगे, कारण ये है कि इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं, मतलब रिपल्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये स्टेबल होंगे, लेकिन यहाँ तो ये रिपेल कर रहे हैं, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। वहां तो H+ जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वो दूसरे ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। समझ आया कि नहीं आया आपको? सर CH3 में भी तो हाइड्रोजन है, उसमें नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन एक्चुअली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड हो, जैसे H से और नाइट्रोजन से, या COH, वही OH से कनेक्टेड हो गई, O से नाइट्रोजन से। फ्लोरीन से जुड़ी हाइड्रोजन, इससे प्लस बहुत ज्यादा रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो तो खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो प्लस बहुत ज्यादा होने के कारण, है ना, यस सर। वहां पे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। समझ में आ गया सभी के? तो तो यहाँ अट्रैक्शन है, कहने का ये मतलब है, तो इसमें तो ये गॉश वाला स्टेबल होगा, वरना तो ऐसा ऑपोजिट वाला ही स्टेबल होता है, जिसमें ग्रुप एक ऊपर एक नीचे है, जिस ऐसे एक ऊपर एक नीचे हो, लेकिन यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आई होप ये क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है। यस सर। हाँ, तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं, देख लेना, स्टेबिलिटी के सवाल आते हैं इसके, किसी भी एग्जाम में चले जाओ, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कर लोगे, है ना, थोड़ा सोच लेना। बड़े ग्रुप्स को दूर दूर रखना, हाँ, जैसे ऐसे ग्रुप्स हो ना OH तो उनको पास पास रखना है ऐसे, क्लियर। फिर अपन तो ये अपने कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हो गए, फिर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स आते हैं। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में अपने 2 तरह के आइसोमर्स आते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, है ना। कॉन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल और ये स्टीरियो आइसोमर्स है। है तो ये स्टीरियो आइसोमर्स ही कॉन्फॉर्मेशनल, ये तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर मैं ऐसा ऐसा कोई कंपाउंड बना देता, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में CH(Br(CH2CH3), तो ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते ही नहीं। ये 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन दे रखा है ना क्वेश्चन में, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये तो इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया 1,2, ठीक है।
समझ आ रहा है? तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स भी ऐसा कहना चाहूंगा स्टीरियो आइसोमर्स है। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब ये 3D आइसोमर्स है, मतलब इनमें आपका फॉर्मूला सेम है, बॉन्ड की सीक्वेंस भी सेम है, केवल फर्क है आपके 3D अरेंजमेंट का। 3D अरेंजमेंट का ही फर्क है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, ठीक है। अब वो 3D अरेंजमेंट का फर्क जैसा मैंने बताया, और वो बदलता नहीं है अपने आप। जैसे यहाँ तो बदल रहा था ना, 3D अरेंजमेंट का फर्क है, बदल रहा है। एक 3D अरेंजमेंट, दूसरा तीसरा 3D अरेंजमेंट है ना, ये बदलता है रहा घूमने से। सिंगल बॉन्ड आराम से घूमता है, लेकिन यहाँ जो 3D अरेंजमेंट का फर्क है वो बदलेगा नहीं, वो अलग अलग ही रहेगा। जैसे इसमें एक तो आ गया ज्योमेट्रिकल और दूसरे आ गए ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल होता है सिस और ट्रांस, डबल बॉन्ड के अबाउट या सिंगल बॉन्ड के अबाउट भी साइक्लिक रिंग में हो सकता है, जिसमें बॉन्ड आपका रोटेट नहीं कर सकता। इसका IUPAC नेम Z होता है और इसका E होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। जैसे सिस ट्रांस आपके ऐसा होना चाहिए कि कार्बन पे अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए, जैसे Br है, ठीक है। यहाँ तो ये 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन था, याद कीजिए, ठीक है। ये 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन जो है सिंगल बॉन्ड था, आसानी से घूम रहा था बीच में, है ना, जिसके कारण ये Br मिथाइल मिथाइल चेंज हो रहे थे। अब यहाँ मैं ऐसा कहता हूँ कि 2,3 डाइब्रोमोब्यूटीन लेता हूँ, ब्यूटीन 2,3 डाइब्रोमोब्यूटीन, बीच में डबल बॉन्ड है। देखिए अगर डबल बॉन्ड है तो ये तो डबल बॉन्ड तो ऐसे अपने आप, जैसा कि अभी मैंने मॉडल से बताया था आपको कि ये घूमेगा नहीं, इसको तोड़ना पड़ेगा, और ये तोड़ना अपने आप होता नहीं है रूम टेम्परेचर पे। मतलब जो अगर ये बॉन्ड लॉक हो गए, क्योंकि घूम नहीं सकता ग्रुप, अगर एक जैसे बॉन्ड एक ही तरफ रुक गए, है ना, तो उसको सिस कहलाएगा। वो लैटिन में सिस का मतलब होता है सेम साइड, इसलिए इसको सिस आइसोमर कहते हैं। अगर मान लो डबल बॉन्ड बना और दो Br एक जैसे ग्रुप जो है या दो मिथाइल अलग अलग तरफ रह गए, तो अलग अलग तरफ ही रहेंगे जब तक कि अपन एनर्जी देके उनको बदले ना, तोड़े ना, है ना। तो ये ट्रांस हो गया। ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड पे, बियॉन्ड, पार करके। तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है आपका, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और इसको काफी इजीली मतलब अपन देख सकते हैं। हाँ, इसमें ऐसा होगा कि सिस ट्रांस आइसोमर्स में आपका, जैसे मैं अगर ऐसे कह दूं आपको, हालांकि इसमें काफी सारी डिटेल है, बहुत सारी, तो वो डिटेल तो अभी अपन ज्यादा नहीं जाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा ही बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इससे आपको सवाल जरूर कर लोगे आप, है ना, थोड़ा सा आप सोचोगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल मेन बात बता रहा हूँ। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, क्योंकि Br को इधर रखता हूँ या उधर रखता हूँ कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर दोनों तरफ H है। ये बात समझ में आ गई आपके? यस सर। तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। जैसे क्योंकि मैं इधर उधर करने से इधर दोनों तरफ कोई पहचान के लिए कोई है ही नहीं। इधर तो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ग्रुप को एक सबसे सिंपल से ट्रिक है पहचानने की, ग्रुप की अदला बदली करोगे तो इधर उधर हो जाएगा ना। ये देखो, ये सेम साइड पे है और ये ऑपोजिट साइड पे आ गए ग्रुप्स, है ना, सेम साइड एंड ऑपोजिट साइड, तो ट्रांस हो गया। सर इसमें लेफ्ट राइट हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे हम कर रहे हैं चेंज। हाँ, लेफ्ट राइट अगर वो ऐसे लिखो डबल बॉन्ड, लेकिन ये मत लिख देना। देखो ये अगर ऐसे बना दिया आपने, ऐसे कोई पूछे कि ये कौन सा आइसोमर है, फर्स्ट A और B का, ये कौन सा आइसोमर है? क्या ये स्टीरियो आइसोमर है? ये तो स्टीरियो आइसोमर होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर्स के लिए जो पॉइंट चेक करना है। हाँ मोहम्मद, होगा स्टीरियो आइसोमर? कुछ बोल रहे थे आप? ये स्टीरियो आइसोमर नहीं होगा, है ना। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा है कि कनेक्शन सेम होने चाहिए। जैसे कार्बन से स्टीरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी स्टीरियो आइसोमर्स का ही छोटा सा हिस्सा है,
अगर आप यहाँ देखोगे कार्बन से Br और CH3 है, यहाँ पे भी कार्बन से Br CH3 है, यहाँ पे भी कार्बन से Br और CH3 जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी कार्बन से Br और CH3 जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो है यहाँ तो कार्बन से 2 Br कनेक्टेड है। समझ आ गया? तो स्टीरियो आइसोमर से मैंने आपको क्या बोला था? स्टीरियो आइसोमर से मैंने आपको बोला था कि कनेक्टिविटी आपकी सेम रखिएगा। समझ आ रहा है? कनेक्टिविटी सेम रखनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कनेक्शन ही चेंज होगा, यहाँ तो कार्बन पे 2 Br है, बाकी सब में कहाँ पे 2 Br हैं आपके। तो ये आपका नॉट अ स्टीरियो आइसोमर ऑफ ए एंड बी, ये पोजिशनल आइसोमर है एक्चुअली। पोजिशनल जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे ये वाले, ठीक है। आप या तो इधर डिसाइड कर लो या इधर चले जाओ, है ना, दोनों एक साथ नहीं जा सकते अपने। या तो ये होगा तो ये नहीं है, स्टीरियो नहीं है, और स्टीरियो है तो स्ट्रक्चरल नहीं है। बॉन्ड दर बॉन्ड देख लो आप, क्या आपके बॉन्ड जो है वो सेम आ रहे हैं या अपोजिट, एक जैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं? अगर वो एक जैसे आ रहे हैं तब स्टीरियो सोचो, अगर वो अलग अलग दिख ही गए तब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपके पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। समझ में आया आपको? ठीक है। फिर ये ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, कुछ आइडिया? बताओ जरा, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं? एनी आइडिया? नो सर। देखो ये जो होती है, ये दिख रहा है आपको पोलराइज लाइट, ये नॉर्मल लाइट है लेफ्ट हैंड से जो आ रही है, ठीक है। ओके सर। सर मिरर इमेज क्या होते हैं? हाँ वही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो लाइट है ना, जो लेफ्ट हैंड से आ रही है, दिख रही है आपको? ये जो है ये लाइट है अनपोलराइज लाइट। इसमें ये जो वेव बताई है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन होते हैं लाइट, तो जो अपने ऊपर आ रहे होते हैं, लेकिन वो किसी एक प्लेन में नहीं होते, वो ऐसे ऐसे भी हो रहे हैं, ऐसे भी हो रहे हैं। दिख रहा है आपको बहुत सारे अलग अलग प्लेन में लाइट ऑसिलेट कर रही है। इसको पोलराइजर फिल्टर से गुजारा तो क्या बन गई है ना, पोलराइजर फिल्टर आते हैं अलग अलग तरह के, इससे गुजारा तो क्या बन गई है? सर आते हैं। हाँ, ये पोलराइज लाइट बन गई है ना, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। इसको कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, PPL। ये मतलब इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पूरी लाइट का एक ही तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा, है ना, मतलब एक ही तरह की वेव है एक्चुअली। वैसे लाइट में मिक्स्ड ऑफ वेव्स आती हैं। ये बात समझ में आई आपके? यस सर। ठीक है। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट है, तो लैब में रहता है ऐसा इक्विपमेंट, अपन को बार बार नहीं करना पड़ता, है ना। तो लैब में ये इक्विपमेंट रहेगा तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे इसके सामने वो रख देते हैं कंपाउंड ग्लास ट्यूब में भर के, और ये लाइट उससे पास होती है। तो कई बार क्या होता है, लाइट का जो प्लेन, ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वेव का, अगर कंपाउंड से पास होने पे ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बदल गया, घूम गया ऐसे या ऐसे, समझ आ रहा है? लाइट का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, लाइट ऐसे आ रही है, अभी फ्लैट पोलराइज लाइट है ना, प्लेन पोलराइज लाइट है ना, लीनियरली प्लेन ऑफ ऑसिलेशन जो है, ये प्लेन ऑफ ऑसिलेशन जो है आपका, अगर मान लीजिए ऐसे या ऐसे घूम जाता है कंपाउंड से निकलने के बाद, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। समझ आया? यस तो सर। डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, मोहम्मद, सूरत एंड ऋषिक, कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को घुमा देते हैं। समझ आया? जी ठीक है। सर। अब इसमें बड़ी सिंपल सी चीज है, दो तरह के होते हैं, एक क्लॉकवाइज घुमाए और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, ठीक है। अब ऐसा होता है कि जो दो मिरर इमेज आइसोमर्स होते हैं ना, कभी जैसे मिरर इमेजेस है, मिरर में क्या होगा, मेरा सीधा हाथ उल्टा दिखेगा मेरी मिरर इमेज में, है ना। अगर मैंने घड़ी उल्टे हाथ में पहनी है मिरर इमेज में, वो मेरी मिरर इमेज में सीधे हाथ में होगी। देखना आप खुद ही चेक कर लेना, है ना। तो मिरर इमेज में क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा दिखता है ना, जैसे दोनों मिरर इमेजेस हैं, दिख रहा है ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड अगर लाइट, और ये ऑप्टिकली एक्टिव अगर कंपाउंड है, इसका मतलब है लाइट को घुमा रहा है ना, प्लेन पोलराइज लाइट
इसका सोल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूसरा एंटी क्लॉक घुमा देगा, है ना, उतनी ही डिग्री से। ठीक है, तो ये इनैंशोमर्स कहलाते हैं, मिरर इमेज आइसोमर्स। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, कब घुमाएगा, कैसे पता लगेगा, ये तो बात हुई। एक तो एक को कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरे को कहेंगे लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी जो है एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर्स होते हैं ना। रोटेट ये समझ में आएगी आपको, है ना। तो ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा देंगे, है ना। एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, उसको कहेंगे डेक्स्ट्रो, इसको स्मॉल डी या प्लस से भी डिनोट करते हैं। एक एंटी क्लॉक घुमाएगा, तो इसको एल लेवो रोटेटरी कहते हैं। या कई बार कंपाउंड के नाम के आगे माइनस लिखा रहता है और डिग्रीज भी लगे रहते हैं कि इतने डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, तो ये लेकिन अब तो ये तो बात एक्सपेरिमेंटल हो गई। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बाद अपन ये देखेंगे हर बार एक्सपेरिमेंट। अब कोई बोलेगा मैं आपको कोई कंपाउंड देता हूँ कि प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाएगा एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है कि नहीं, आप बोलोगे कि ये पोलैरीमीटर में, ये पोलैरीमीटर होता है ये जो आपको मैंने दिखाया, आप बोलोगे पोलैरीमीटर लाके दो तो बता देंगे हम, है ना। पोलैरीमीटर में एक्सपेरिमेंट करेंगे, पता लग जाएगा। उसमें होता है, उसमें साइड में क्या है, सर्कुलर स्केल लगी रहती है, बीच में ट्यूब लगी रहती है, जिसमें कंपाउंड भर दो और ये लाइट आती है। ये फिल्टर विल्टर सब लगे रहते हैं उसमें अपने आप ही। तो ये तो काफी एक्सपेरिमेंटल हो गया। अपनी जानने की क्या इच्छा रहेगी, अपनी जानने की ये इच्छा रहेगी कि क्या अपन भी कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, तो कि सर ऐसे सिर्फ, एक्सपेरिमेंट स्कूल में थोड़ी कराते हैं। हाँ ऐसे स्कूल में नहीं कराएंगे, बिल्कुल नहीं कराएंगे। हाँ जरूर, मैंने तो अपने आईआईटी में किया था, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, है ना। यस सर। और लेकिन ये काम में 12th में तो आने वाला है, आपके खूब काम में आने वाला है। जी ठीक है, सर। ये क्योंकि ये रिएक्शन हो रहा है, कितनी स्पीड से हो रहा है, कितनी धीरे धीरे हो रहा है, जल्दी हो रहा है, ये ऐसे उसको उसकी रोटेशन चेक करके भी पता लगाता है ना। तो उससे आपको काफी यूजफुल रहेगा, है ना। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, दो कंपाउंड हैं आपके। ठीक है, लेकिन ये तो बड़ा एक्सपेरिमेंटल सी बात होगी। तो कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते क्या अपन, है ना। अपना इंटरेस्ट तो ये रहेगा कि देख के भी बता सकते हैं ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन हो, है ना, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कायरल होगा। कायरल कार्बन क्या होता है? ठीक है, कायरल कार्बन क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को? कायरल कार्बन होता है कार्बन कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप। जैसे यहाँ पर ये कायरल कार्बन है, इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं अपन। ठीक है, क्यों? यहाँ पे देखो 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल, ब्रोमीन। तो 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। देखा आपने, 4 अलग अलग ग्रुप है यहाँ पर, दिख रहा है? तो इस यस। तरह का हो जाएगा। अब ये क्या है, लाइट इससे, लाइट से इंटरेक्ट करेगा तो चारों साइड से अनसिमेट्रिकल है ना। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर लाइट को रोटेट कर देगा, तो लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव ले आएगा, जो रोटेट हो जाएगी लाइट। इसी तरह से ये है आपका, है ना, ये भी ऐसा ही बिल्कुल। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो क्लॉकवाइज का मिरर इमेज एंटी क्लॉक होता है, तो दूसरा उतनी ही डिग्री से, उसी मॉलिक्यूल का दूसरा उतने ही डिग्री से एंटी क्लॉक रोटेट करेगा।
इनको कहते हैं एनैंशोमर्स। ठीक है, अपन इसको ये कायरल कार्बन, कार्बन कार्बन में अगर जैसे डबल बॉन्ड है तो वो तीन ही ग्रुप्स ज्वाइन करेगा, तो अगर वो भी अलग अलग है तो भी होगा कायरल कार्बन। नहीं, डबली बॉन्डेड कार्बन कैन नेवर बी कायरल। समझ आया? क्यों? डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड 2 बार उसी से जुड़ा है। ठीक है, तो आपको जो है मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए, तभी होगा। डबल बॉन्ड वाला कार्बन कभी कायरल नहीं हो सकता है, लिख लेना आप इस बात को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे इस पे बड़े सिंपल से क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, ये क्या होता है कि जैसे ये अगर मैं 2 बॉन्ड पे हाथ रखता हूँ, दिखा आपको? जैसे लाल वाला और सफेद वाला जो है मेरे हाथ के प्लेन में दिख रहा होगा आपको, है ना? तो नीला वाला जो है, ठीक है, नीला जो है ना, ये आगे की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, ये देखो। ठीक है, और ये येलो वाला जो है ना, येलो भी दिख रहा होगा, येलो पीछे की तरफ है ना, ये देखो, ये दिख रहा है। नीला वाला आगे की तरफ है, तो उसको काइल कार्बन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब इसके 2 फॉर्म होंगे इस कंपाउंड के। एक तो 2 तो प्लेन में रखूंगा, प्लेन में ऐसे साधारण बॉन्ड लिख के बनाता हूँ, दिखा आपको? ये साधारण लाइन लिखी है, इसका मतलब ये कॉपी के प्लेन में, पेपर के प्लेन में। एक को आगे कर देता हूँ, जिसको आगे करते हैं ना उसको ऐसे सॉलिड वेज पे बनाते हैं, ऐसे डार्क कर देता हूँ ऐसे, मतलब ये ऊपर की तरफ आ रहा है Br। ठीक है, और एक पीछे जा रहा होगा। दूसरा इसका एक आइसोमर होगा मिरर इमेज। मतलब ऐसे कार्बन को टेट्राहेड्रल होता है ना, तो चारों बॉन्ड को एक साथ, मतलब कुछ भी करके चारों बॉन्ड प्लेन में नहीं रख सकता। ठीक है, तो मैंने 2 बॉन्ड को प्लेन में रखा, देखो 2 बॉन्ड को प्लेन में रखा। जो मेरे हाथ में हाथ को टच कर रहे हैं ना, ये एक तो रेड और वाइट, ठीक है, हाथ में है मेरे। एक आगे की तरफ है ब्लू वाला, और पीला वाला पीछे की तरफ है। तो टेट्राहेड्रल कार्बन ऐसे बनाते हैं अपन, 3D ओरिएंटेशन। हाँ, यहाँ पे 3D ओरिएंटेशन नहीं लिखी है, तो नॉर्मल तरीका है, लाइनें खींच खींच के अगर अपन बना रहे हैं, दिस इज अ नॉर्मल वे टू रिप्रेजेंट। लेकिन फिर उसमें मालूम नहीं चलेगा कि आपने कौन सा आइसोमर लिया है, तो एग्जैक्ट 3D अरेंजमेंट दिखाना पड़ेगा। तो 2 बॉन्ड पेपर के प्लेन में, जैसे ब्लू वाला आगे, येलो वाला पीछे। और इसका जो मिरर इमेज होगा, इसका मिरर इमेज में इस तरह से लिख दो, ये ऐसा होगा, है ना? तो उसको भी ऐसे करके देखोगे तो उसमें येलो वाला आगे होगा और ब्लू पीछे होगा, ये ऐसा मिरर इमेज है। ठीक है, तो या तो वो यहाँ तो थोड़ा देखने में दिक्कत होगी आपको, यहाँ मैं बना देता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा आपको। आप ऐसा कीजिए, या तो बिल्कुल ऐसे मिरर इमेज के फॉर्म में बना दीजिए। अब काफी सारे क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं अभी रिसेंटली, लेकिन वो बड़े सिंपल से हैं, आप एक बात सुन लोगे तो हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, जैसे Br आगे आ गया और ये इथाइल पीछे चला गया, ये दोनों मिरर इमेज आइसोमर्स है, इनको एनांटियोमर्स कहते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, एक डेक्स्ट्रो होगा एक लेवो होगा। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैं बताऊं कि कौन सा क्लॉकवाइज घुमाएगा कौन सा एंटी क्लॉक घुमाएगा, मैंने ये तो बता दिया कायरल कार्बन है, लाइट को रोटेट करेगा, एक क्लॉकवाइज करेगा एक एंटी क्लॉक करेगा। लेकिन अगर आप मेरे को पिन पॉइंट करके पूछोगे कि बताओगे कौन सा क्लॉकवाइज घुमाएगा, कौन सा डेक्स्ट्रो है, कौन सा लेवो है, तो ये मैं एकदम नहीं बता सकता। उसके लिए मेरे को एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा, उसके लिए तो फिर पोलैरिमीटर तो चाहिए। हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ कि कायरल कार्बन है ये, और ये ऑप्टिकली एक्टिव कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल का मतलब होता है जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज ना कर पाए। जैसे ये 2 मॉलिक्यूल कायरल थे, और ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे आपके, है ना? एक तो डेक्स्ट्रो होगा एक लेवो होगा, और ये 2 मिरर, इनको मिरर इमेज आइसोमर्स भी कहा जाता है, और इनको एनांटियोमर्स भी कहा जाता है। एक अगर 10 डिग्री लाइट को के प्लेन को, जो अभी मैंने लाइट दिखाई थी, क्लॉकवाइज घुमा रहा था, दूसरा एंटी क्लॉक घुमाएगा। तो वो भी समझ 10 आया? डिग्री। हाँ, वो भी वो -10 डिग्री घुमाएगा एग्जैक्टली। अगर इसी का मिरर इमेज है तो ये इसी तरह से करेगा। ठीक है,
अब कुछ सवाल तो बड़े ही आसान आए हैं इसमें, जो आप कर लोगे। अब इसमें लेकिन वो पहचानना पड़ेगा कि एनैंटियोमर पेयर कौन है कौन नहीं है, कौन बनाएगा। अगर दो ग्रुप भी सेम हो गए ना, फिर तो वो सुपर इम्पोज कर जाता है, फिर वो एनैंटियोमर नहीं बनता, फिर कायरल भी नहीं रहता। समझ आई बात आपको? अगर दो ग्रुप एक जैसे हो गए तो फिर वो मिरर इमेज उसकी बनती तो है, लेकिन मिरर इमेज बना देने से मिरर इमेज नहीं कहलाती, वो एक्चुअली आपको नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये है आपका, ये दो ग्रुप एक जैसे हैं, दो ग्रुप एक जैसे कौन से हैं दिख रहा है आपको? कौन से दो ग्रुप एक जैसे हैं इस कार्बन पे? कौन से दो ग्रुप एक जैसे हैं दिखा? दो व्हाइट वाले एक जैसे हैं दिखा? पीछे की तरफ जो मेरी तरफ है दिख रहा है? मोहम्मद, सूरत, ऋषिक। ठीक है, अब इसकी हाँ, अब इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा ना, तो मिरर इमेज ऐसी बनेगी कि येलो वाला ऊपर रहेगा, ऑरेंज वाला नीचे रहेगा, और दो व्हाइट वाले पीछे रहेंगे, है ना? ऐसी मिरर इमेज बनेगी, बिल्कुल ऐसी की ऐसी साइड में। अब साइड में ऐसे खिसका दो, येलो पे येलो, ऑरेंज पे ऑरेंज, और तुम्हारा व्हाइट व्हाइट, इधर पीछे मेरी तरफ तो दोनों व्हाइट हैं, आई आएंगे एक के ऊपर। तो अगर दो ग्रुप एक जैसे हो गए तो फिर ये एनहांसमेंट नहीं बनने वाला, फिर ये लाइट को भी रोटेट नहीं करेगा। सिमेट्री आ गई है इसमें, है ना? इसको ऐसे काट दो आप। समझ आया? क्लियर है? तो फिर सिमेट्री आ गई, तो फिर तुम्हारे को फिर तुम नहीं कर सकते इसको। ठीक है, फिर ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। कायरल कार्बन नहीं रहा इसमें, ऑप्टिकली सिमेट्री के कारण इट हैज बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। सर जो भी सिमेट्रिकल होता है वो स्टेबल होता है ना? सिमेट्रिकल होता है, स्टेबल भी होता है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो जो फ्लोरोसेंट कंपाउंड होते हैं वो इसलिए होते हैं फ्लोरोसेंट? नहीं, फ्लोरोसेंट उसमें तो वो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पंगा होता है कि उसमें कुछ मॉलिक्यूल वो कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, एक्साइट होती है, फिर दूसरे में इमिट करते हैं जो विजिबल रीजन में होती है, तो इस कारण से फ्लोरोसेंट होता है ना? ओके सर। ठीक है, तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब जो क्वेश्चन आए लेटेस्ट वो मैं बता दूं आपको। इसमें पूछा था एनहांसमेंट एक पेयर अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, लेकिन वो थोड़ा क्या है, मिरर इमेज को अभी तो मैंने बिल्कुल रेडीमेड लिखी है आपको, एकदम से बिल्कुल तैयार करके कि हाँ देखो ये ऐसा है, तो दूसरा मैं अगर आपको ऐसे पूछता हूँ और ऐसे टच करके बताता हूँ, बोलो ये क्या है, ये मिरर इमेज है ना, एकदम से दिख रहा है एकदम। हाँ, रेडीली दोनों ऐसे बना के दिए मैंने, है ना, आमने सामने। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला आपको ऐसे दिखाएगा नहीं कि देखो ये मिरर इमेज है, वो थोड़ा घुमा फिरा के लिखेगा उसी चीज को। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो एनहांसमेंट पेयर है कि नहीं। द थोड़ा 3D में सोचना पड़ेगा, मतलब, है ना? एनहांसमेंट पेयर अमंग द फॉलोइंग 4 स्ट्रक्चर्स। ये सवाल तो इसी का KVPY का ही बता रहा हूँ आपको। कायरल कार्बन होना जरूरी है ये तो, और मिरर इमेज होना जरूरी है। जैसे मैं मीथेन का मिरर इमेज बना दूंगा तो मिरर इमेज आइसोमर होगा क्या? बताओ। मैं मीथेन का अगर मिरर इमेज आइसोमर बना देता हूँ, मीथेन तो जानते हो ना आप लोग, चारों ग्रुप एक जैसे हैं। यस सर। तो क्या वो उसका मिरर इमेज आइसोमर हो गया? सर रिपीट कर दो, मेरी आवाज कट रही थी आपकी।
हाँ, मैंने मीथेन का अगर मिरर इमेज बना दिया तो वो क्या एनांशोमर कहलाएगा क्या मीथेन का? ये देखिए, ये रहा मीथेन, दिख रहा है? नहीं सर, सिमेट्रिक होगा ना ये तो। हाँ, ये तो इसका मिरर इमेज बना दूंगा, यही बनेगा। कोई वैसे तो ना कि मैं इसके 4 मिरर इमेज बना दूं और Same बोलूं बनेगा। देखो। हाँ, सेम होगा बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा, क्योंकि इस पे चारों ग्रुप सेम है। चारों ग्रुप अलग होने चाहिए तब मिरर इमेज आइसोमर बनेगा, है ना। मैं ऐसे थोड़ा ना है कि इसका मिरर इमेज जबरदस्ती बना के बोलूंगा देखो ये इसका एनांशोमर है। इसके 4 मिरर इमेज, ऐसे तो फिर कोई बोलेगा 4 मिरर इमेज बना दो, 4 एनांशोमर बन गए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, वो एनांशोमर मतलब एक एक का एक ही मिरर इमेज बनता है। वो दूसरा कुछ बना लोगे तो वो उन दोनों में से कोई होगा, है ना। तो और वो उसके लिए कंपाउंड जो है सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है। तो वो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कई बार अपन देख पाते हैं, कई बार नहीं देख पाते हैं। उसमें ये ध्यान रखो कि 4 अलग अलग ग्रुप तो जुड़े हो कम से कम एक कार्बन पे, और फिर सिमेट्री चेक करो पूरी ओवरऑल कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें ये 4 ऑप्शंस आए और इसमें पूछा गया है कि कौन से 2 स्ट्रक्चर इसमें आपस में इनैंशोमर्स हैं, मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, केवीपीवाई का क्वेश्चन है बेसिक थिंकिंग पर। ठीक है, तो आप जब तक पहले दूसरे तीसरे पे सोच सकते हैं कि कौन सर जो से। फील्ड ट्रायंगल होता है जो जैसे ब्लैंक होता है उसमें फर्क क्या है? नहीं, ये एक्चुअली होता तो ऐसा ही है। ये कई बार जल्दी जल्दी में अपन ये रंग भरना भूल जाता अच्छा। है ना। तो रंग भरने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए अपन स्किप मार देते हैं कई बार। ये सर, और जो लाइन लाइन होता है वो मतलब डिपिक्ट कर रहा है वो पीछे है। हाँ, इसको कहते हैं डैश। इसको वेज एंड डैश फॉर्मूला भी कहा जाता अच्छा, ओके सर। है। वेज एंड डैश, ये तो वेज कहलाती है डार्क वाली तो, और वो डैश कहलाता है। ठीक है, ये OH है एक्चुअली। वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन या पर्सपेक्टिव फॉर्मूला भी कहलाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, बताओ इसमें से देख के कौन कौन से 2 जने आपस में इसमें एंटिमोनिक पेयर है। मोहम्मद, समझ में आ रहा है? केवीपी बाई का क्वेश्चन है। 2 3 तो नहीं है। 2 3। और 2 और 3। देखो ऐसा है कि कई बार क्या है, मैं जान करके ऐसे बना देता हूँ। मीथेन को भी मैं ऐसे बना सकता हूँ। लो, तो वो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। मीथेन भी तो ऐसे ही होगा। 2 कार्बन कॉपी के प्लेन में रख दो तो एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन पीछे। तो अपने दिमाग में ऐसी बात बैठ जाती है कि जो भी कार्बन ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, वो कार्य कार्बन है या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अपने दिमाग में ऐसी सेटिंग हो जाती है। देखो, क्योंकि मैंने एनेंचोमर ऐसे करके बनाए थे। अपन को जो भी बॉन्ड ऐसा दिखता है अपने दिमाग में कौन, ये तो एनेंचोमर हो गया, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो हो जाता है, यस सर। है ना। लेकिन कई बार मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कई बार मीथेन को भी ऐसे लिख के दे देता हूँ। जल्दी जल्दी में अपन ने नहीं देखा, अपन ने बोला हाँ ठीक है तो एनेंचोमर है। लेकिन ये तो देख लो, यहाँ तो ग्रुप सारे सेम है। सेम है। वो तो ऐसा है ना। इसका एनेंचोमर तो ना बनेगा, वो तो वही बनेगा मीथेन। इस पे रख दो, सारे ग्रुप एक जैसे तो है, सुपर इम्पोज हो जाएगी। यस सर। तो ये भी देख लो, चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। मोहम्मद, समझ में आया? सूरज? 1 and 4 बस। हाँ, इसका 1 and 2।
सर लेकिन 1 and 4 में जैसे OH और H ने भी आगे पीछे चेंज किया, वो भी अलाउड है? हाँ हाँ, एक दो ग्रुप की अदला बदली करने से मिरर इमेज बन जाता है। ओके सर। और सर वैसे ही अगर फ्लिप कर दें तो भी हो जाएगा? देखो, दो ग्रुप की अदला बदली करने से, ध्यान देखो इधर, देखो दिख रहा है सबको? Yes. अगर मैं ये वाला को ये वाला बनाना है या इसको ये बनाना है ना, इसमें देखो ये मैं फिंगर से टच कर रहा हूँ, नीला वाला राइट इधर की तरफ है, इसमें नीला वाला उल्टी तरफ है, इधर स्वैप कर दूंगा मैं तो ये बन जाएगा। समझ आ रहा है? यस Yes. सर। तो एक्चुअली OH और H की अदला बदली कर रखी है यहाँ पर। इसका मतलब ये और ये मिरर इमेजेस है एक दूसरे। एक स्वैप से मिरर इमेज होता है, लेकिन अगर दो बार दो दो अदला बदली हो जाती है फिर तो वो वही बन जाता है जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था। Yes. समझ आया? हाँ सर। क्लियर है सबको? तो ये बस इसमें ये देखना है, ये तो खैर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो क्या कायरल कार्बन ही नहीं है ना, ये भी कायरल ही नहीं। वो लेकिन वो डेलिबरेटली लिख दिया ऐसे ताकि अपन को ध्यान चला जाए, उस पर अपन करते हैं ना। लेकिन वो देखना अलग अलग ग्रुप, तो यहाँ अलग अलग ग्रुप है, H है, OH है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है ना, तो अलग अलग ग्रुप है, इसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया Yes sir. सब, है ना? फिर इसमें भी ये दे रखा है क्वेश्चन, अभी ये भी इसी का ही क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पॉसिबल एनैंटियोमेरिक पेयर्स, है ना? इसमें हालांकि एल्कीन का रिएक्शन भी बता रहा हूँ जो अपने काम में आ जाएगा, डबल बॉन्ड की पहचान है वो। नंबर ऑफ पॉसिबल एनैंटियोमेरिक पेयर, ये पूरा एक पेयर है, एक काइरल कार्बन का दो अरेंजमेंट, ये एक पेयर बन गया, है ना? ये पूरा एक पेयर है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल एनैंटियोमेरिक पेयर्स, pair या pairs produced from the bromination of 1 and 2 respectively। तो यहाँ पे 1 and 2 जो कंपाउंड दे रखे हैं, कितने एनैंटियोमेरिक पेयर 1 से बनेंगे, कितने एनैंटियोमेरिक पेयर 2 से बनेंगे ब्रोमिनेशन करने पर? ये रिएक्शन पता है आप लोगों को, मोहम्मद सूरत, कि डबल बॉन्ड पे ब्रोमीन जुड़ जाता है, पता है आपको? नहीं सर। ये टेस्ट भी होता है डबल बॉन्ड, जैसे मैं आपको टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड दूं, मैं पूछता हूँ आपसे कि इसमें डबल बॉन्ड है क्या, ठीक है? तो आप क्या करते हो, आप ये कंपाउंड के अंदर कुछ ड्रॉप्स ब्रोमीन के डालते हैं, ठीक है? तो ब्रोमीन के जो ड्रॉप्स होते हैं, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो इस तरह का होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है ना? तो वो क्या है, गिरेगा। अगर डबल बॉन्ड होता है ना, मान लो कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, तो ब्रोमीन डाला तुमने, Br2 रेडिश ब्राउन होता है, तो ब्रोमीन क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के ब्रोमीन जुड़ जाता है, और ये जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डीकलराइज हो जाता है ना? एक तो ये ध्यान रखना है अपन को। तो डबल बॉन्ड जहाँ होगा, दो डबल बॉन्ड हटा के सिंगल बॉन्ड कर दो, Br जोड़ दो, है ना? तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड ब्रोमीन को या ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं क्योंकि उनके डबल बॉन्ड होने के कारण अटैच हो जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं। तो ये समझ में आया आपके? तो यहाँ पे भी जुड़ जाएंगे, तो कितने एनैंटियोमेरिक पेयर बनेंगे? इसमें ऑप्शंस तो है 0 1, A 1 0, 0 2, मतलब ये पहला कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है ना? इनसे रेस्पेक्टिवली ब्रोमीन जोड़े जाने पर
डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड एक रखो, Br Br जोड़ो, और 1 और 1। ठीक है, तो ब्रोमीन जोड़ के लिखो पहले, तो फिर सोचो कि एंटियोमर बनेगा भी कि नहीं बनेगा, पेयर बनेगा भी कि नहीं बनेगा। ट्रिक वही सोचो। नहीं बनेगा किसमें? सर, फर्स्ट वाले में तो नहीं होगा क्यों? सर, उसमें CH3 सेम है। हाँ सेम सेम है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे कोई एंटियोमर नहीं बनेगा, वो तो सिमेट्रिकल कंपाउंड है। देख लो Br लगा भी दोगे तो बीच में से काट के दोनों तरफ एक जैसा सिमेट्रिकल कंपाउंड में वही बनता है ना। तो पहले में तो 0 एंटियोमर एक पेयर मिलेगा, मतलब वो तो खुद ही है। जबरदस्ती मिरर इमेज बना दे कोई सिमेट्रिकल कंपाउंड की और बोले देखो एंटियोमर है, सवाल आते हैं ऐसे खूब। जबरदस्ती मिरर इमेज बना दी गई होती है, आपको बोला गया होता है देखो एंटियोमर है, एंटियोमर नहीं होता वो सेम आइडेंटिकल, उसमें आप आंसर दोगे आइडेंटिकल, है ना। तो ये तो सिमेट्रिकल कंपाउंड है, Br जोड़ने के बाद भी दोनों तरफ Br जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे सिमेट्रिकली रहेगा, चारों ग्रुप मिथाइल है, तो ये तो कोई एंटियोमर बनाएगा नहीं, इसके 0। फिर सेकंड वाले पे क्या एंटियोमर बनेगा? यस सर। हाँ बिल्कुल बनेगा। देखो यहाँ पे 2, सर 2 बनेंगे, एक लेफ्ट राइट कर देंगे और टॉप और बॉटम कर देंगे। हाँ ये देखो ये Br आ गया यहाँ पर, और ये 4 ग्रुप किस पे अलग अलग हुए, कौन से कार्बन पे अलग अलग 4 ग्रुप है, इस कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप है, मिथाइल इथाइल ब्रोमाइड। तो 4 अलग अलग ग्रुप होने से ये 2 अरेंजमेंट लिखे जा सकते हैं, तो ये इसका एक पेयर, 2 कंपाउंड है तो एक पेयर पूछा है इसने, कितने एंटियोमरिक पेयर होंगे, तो एक पेयर होगा यहाँ पर, तो आंसर होगा 0 और 1। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया बिल्कुल? सेकंड वाले के कौन सा बनेगा? सेकंड वाले का सर कौन सा वाला बनेगा? इसका सेकंड वाले का ये, तो एक कायरल कार्बन है ना इस पे, हाँ सर। तो इसके 2 स्ट्रक्चर होंगे इस तरह से, मतलब इनको ऐसे लिख दो आप, जैसे CH2Br CET, ठीक है, एक को कर दो Br आगे, ठीक है, और क्या बचा अपना, मिथाइल को कर दो पीछे, ठीक है, दूसरे में ऐसा कर दो। एक में मिथाइल को आगे कर दो और इसको पीछे कर दो। सर और पूरा भी अगर हम फ्लिप कर दें तो? हाँ वो पूरा या तो ऐसे करके दिखा दो। हाँ सर, तो 2 हो जाएंगे ना? कौन सा? नहीं पूरा नहीं नहीं, वो बनेंगे सिर्फ एक कायरल कार्बन के तो 2 अरेंजमेंट ही बनेंगे, अच्छा। वो अलग नहीं बनेगा, ठीक है। ओके सर। वो फ्लिप करके देखो चाहे कैसे लिखो, वो तो वापस से वो यही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ये भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूंगा तो नया बन जाए, हाँ सर, है ना। तो बस वही रोटेशन चेंज हो जाएगा। अब अभी तक क्या है कि इनके नाम अपन नहीं रख पाए। अभी तक क्या है कि अपन ऐसे ही बोले जा रहे हैं कि ये कौन है मिरर इमेज, वो कौन है, वो इसका मिरर इमेज, ये कौन है, ये उसका मिरर इमेज, ऐसे केस का उसका करे आ रहे हैं ना जब से। तो यहाँ पे क्या है कि ये नॉमेनक्लेचर होता है, जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ रखा है, लेकिन हो जाएगा बड़ी आसानी से, 1 सेकंड में। CH2CH3 है ना, ये देखिए क्या होता है, इसको कहते हैं RS नॉमेनक्लेचर, कायरल कार्बन को नाम देने का तरीका है। और ये प्रायोरिटी के बेसिस पर किया जाता है, प्रायोरिटी असाइन करी जाती है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक नंबर, मास नहीं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना, ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये लोएस्ट प्रायोरिटी होती है, लोएस्ट एटॉमिक नंबर जिसका होगा,
कायरल कार्बन से जुड़े ग्रुप्स का, है ना। अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है तो फिर अपन ग्रुप से अगले एटम को देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे RS पहचानने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे यहाँ पर ये कार्बन है, देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, सबका एटॉमिक नंबर 6 है। ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता लगेगा ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। ठीक है, चलो मत पता लगने दो, भूल गए तुम, नहीं पता, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हें ये तो पता है कि ब्रोमीन जो है फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन चौथे पीरियड का होता है, चौथे पीरियड में एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है ना। तो इसको दे दिया पहला रैंक, है ना, समझ आ रहा है। फिर ये सारे कार्बन के ग्रुप है, ये भी कार्बन का। तो अब कैसे डिसाइड करें? अब जब कार्बन के ग्रुप हैं तो कार्बन से जुड़े अगले एटम को देखो। अगला एटम सबसे बड़े एटॉमिक नंबर का किस पे लगा है? वो इस पे लगा हुआ है। ये सेकंड ऑर्डर का हो गया, सेकंड रैंक हो गया, क्योंकि Br लगा, Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा था। फिर इधर कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा है? कार्बन पे कार्बन लगा है, तो तीसरे रैंक का हो गया। और ये कार्बन पे यहाँ पे सबसे छोटे छोटे ग्रुप लगे हैं, सबसे कम एटॉमिक नंबर के। तो अगर डायरेक्टली एटम का एटॉमिक नंबर बराबर हो तो उनसे जुड़े एटम के एटॉमिक नंबर के आधार पर रैंकिंग दी जानी चाहिए। ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले को पहली रैंक, कम एटॉमिक नंबर वाले को, है ना, सबसे दूसरी, तीसरी, और सबसे लीस्ट एटॉमिक नंबर वाले को चौथी रैंक दी जानी चाहिए। समझ आ रहा है? ठीक है, अब ऐसा करो कि इसको ऐसे पकड़ के रखो कि मॉलिक्यूल को ऐसे देखो कि ये जैसे 4 ग्रुप है ना आपके, पहला दूसरा, अब ये चौथा है, जैसे हाइड्रोजन है, तो ये ऐसे हो जाए, मतलब ये कार्बन के पीछे चला जाए। दिख रहा है आपको? ऐसे सोचो, आप इमेजिन करो, यस है ना, कार्बन के पीछे देखिए तो आपको नजर आएंगे सिर्फ 3 ग्रुप और बीच में कार्बन, है ना। 3 ग्रुप जो नजर आएंगे ज्यादा रैंक वाले, पहला दूसरा तीसरा, चौथे रैंक को कार्बन के पीछे छिपा दो, मतलब पीछे कर दो प्लेन के, अब पीछे कर दोगे। और अगर ये पहला दूसरा तीसरा चलोगे तो क्लॉकवाइज है तो ये R कहलाएगा, एंटी क्लॉक है तो S कहलाएगा। जैसे कि यहाँ से पहला से दूसरा गया, दूसरे से मैं तीसरा गया, तीसरे से पहला आया, और ऐसा करने के दौरान मैं एंटी क्लॉक मूव कर रहा हूँ, तो ये है S। समझ आ रहा है? तो ये होगा R। समझ आया? अगर चौथा ग्रुप पीछे ना हो तो क्या करें? तो अदला बदली करो, 2 बार अदला बदली कर सकते हो, एक बार मत करना कायरल कार्बन, 2 इंटरचेंज कर सकते हो। 2 इंटरचेंज करके मेरा इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं 4th रैंक वाले को पीछे लेके चला जाऊं। तो मतलब सर एक बार बता दो एग्जांपल्स में। हाँ लो, ये इसी को पता लगाते हैं। अभी तो मैंने ऐसे बोल दिया कि एस था तो इसका मिरर इमेज आर है ना, करके देख लेते हैं अपन, है ना। पहले तो रैंकिंग, रैंकिंग पहला इसका रैंक, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर, फिर कार्बन कार्बन कार्बन, है ना, इथाइल भी कार्बन है। एटॉमिक नंबर के, डायरेक्ट एटम के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा रैंकिंग किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो मैं इस कार्बन से जो अगले एटम जुड़े हुए हैं इनकी रैंकिंग से पता लगाऊंगा। देखो ब्रोमीन की रैंकिंग सबसे सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, तो ये इन तीनों में पहला रैंक तो हो चुका, अब ये दूसरा होगा, तीनों में सबसे बड़ा दूसरा, फिर ये तीसरा, और ये चौथा। अब यहाँ जो चौथा वाला है ये अपने सामने है, क्योंकि अपन को RS निकालने के लिए चौथे रैंक को पीछे करना है। तो पीछे कैसे करते हैं अपन? या तो तुम ऐसे इमेजिन करो 3D में कि तुम इसको ऐसे लेके जा रहे हो, है ना। अब वो तुम्हें इतनी प्रैक्टिस होगी नहीं, ऐसे करते हुए इन ग्रुप को भी चेंज कर दिया, सब कुछ खिचड़ी पक जाएगी, है ना। तो तुम ऐसा करो कि कार्बन को उधर ही रखा, ठीक है, एक बार अदला बदली करी मैंने, ठीक है, एक बार ग्रुप की अदला बदली कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, Br को आगे ले आता हूँ, है ना, और CH3 को पीछे ले आता हूँ। अदला बदली करने का इंटेंशन क्या है मेरा? मेरा इंटेंशन है कि चौथा वाला पीछे चला जाए, ये आगे आ गया। लेकिन एक बार अदला बदली करने से क्या होता है, एक कायरल कार्बन पे 2 ग्रुप को इंटरचेंज करने से, अभी अभी मैंने दिखाया था ना आपको, मिरर इमेज बन जाता है, वो तो दूसरा बन गया, है ना।
तो फिर मैं क्या करता हूँ, दूसरी बार भी अदला बदली कर देता हूँ। दूसरी बार कैसे करता हूँ, देखो इथाइल नीचे था और ये CH2Br ऊपर था, तो मैं इथाइल ऊपर लगा देता हूँ और CH2Br को नीचे कर देता हूँ। तो 2 बार अदला बदली कर ली, तो इसका मतलब 2 बार इंटरचेंज मतलब नो इंटरचेंज है ना, मतलब सेम सेम मॉलिक्यूल बनाए रखने के लिए। लेकिन मैंने ये सब इंटरचेंज किया ही क्यों, है ना। इसका सिंपल सा जवाब है कि मेरे को R और S जानने के लिए जो रूल जो कहते हैं कि उसमें रैंक 4th वाले को एटॉमिक नंबर जिसका सबसे कम है उसको पीछे करना है, फिर देखना है 1 2 3 क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ये इसको करने के लिए मैंने अदला बदली करी 1 2 3 है ना, 1 और 2 और 3। ये 1 से 2 पे गया, अब 3 तो चौथा तो पीछे है, उस पर तो कोई टेंशन लेनी नहीं है। तो ये पीछे की तरफ है, तो क्लॉकवाइज गए तो यार समझ आया कि नहीं आया? और वैसे भी बता दिया था मैंने तो क्या कि ये एस का मिरर इमेज है, आर आर का मिरर इमेज है। तो काइरल कार्बन के 2 अरेंजमेंट होते हैं आर एस, जो कि एटॉमिक नंबर के आधार पे प्रायोरिटी देके किए जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल यस सर, आ रहा है। और बाकी जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है वो तो बड़े आसान है, बेसिक वाले, है ना। ये टॉटोमर्स और ये तो उसमें आते हैं 12th क्लास वाले में आते हैं, एसएक्स में आएंगे कि जैसे अगर चेन अगर बदल जाए तो चेन आइसोमर्स, पोजीशन बदल जाए तो पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप बदल जाए तो फंक्शनल। एक में साइक्लिक मॉलिक्यूल और एक में ओपन चेन, फॉर्मूला सेम होना चाहिए तो रिंग चेन। ठीक है, ये 4 तो बड़े सिंपल है, तो इसको अपन अगले टर्न पे एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं टॉटोमर्स इसमें एल्डिहाइड कीटोन में आएंगे, थोड़ा सा बता दूंगा आपको जल्दी से। मैं आई होप स्टीरियो आइसोमर्स के तो क्वेश्चन आप सारे कर लोगे, है ना। बेसिक बेसिक सवाल आते हैं, ठीक है, तो वो इजीली हो जाएंगे। जैसे एक सवाल था ऐसा कि एक में ऐसा कि किसके कौन सा कायरल या ऑप्टिकली एक्टिव है, एक में ऐसा कि विच मॉलिक्यूल इज कायरल, एक में Br। ये भी अभी रिसेंटली आया था 1-2 सालों में, और एक में ऐसा आया। पहला और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा कायरल है बताओ? जल्दी बताओ। फिर क्या क्या क्वेश्चन? सर दूसरा कायरल। कायरल कौन है इसमें? सर दूसरा वाला। हाँ, दूसरा वाला कायरल है, पहला कायरल नहीं है, क्योंकि ये तो एक जैसे ग्रुप हो गए ना, इथाइल और इथाइल। ठीक है, इधर अलग ग्रुप है, इधर इथाइल है, और ये कौन सा ग्रुप है? 3 कार्बन का प्रोपाइल है, एक हाइड्रोजन भी है ना। चारों ग्रुप का इतना सा क्वेश्चन था। समझ आया कि बोथ आर कायरल, 1 इज कायरल, 2 इज कायरल, या 1 and 2 आर कायरल, या नन ऑफ देम इज कायरल। ठीक है, यस सर। जी सर। तो ये 11th वाले जो क्वेश्चन है सिंपल है। कोई अगर अजीब सा मॉलिक्यूल आता है जिसमें बहुत सारे कायरल कार्बन है, तो उसमें एक बात देख लेना, उसमें ये देख लेना कि सिमेट्री ना हो। अगर सिमेट्री मिल गई तो फिर वो एक कायरल हो जाएगा। ठीक है, सर अगर 2 कायरल है तो 4 बनेंगे उसके जो पेयर बनेंगे मिरर वाले। वो सिमेट्री अगर नहीं है तो 4 बनेंगे। अच्छा बिल्कुल सही है, सिमेट्री नहीं है तो 4 बनेंगे। सर, सिमेट्री कैसे होगी, एक बार आप एग्जांपल दे दो। हाँ, सिमेट्री में 3 बनेंगे, है ना। सिमेट्री में क्या होता है, कम केसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन ही मैं करा दूंगा अगले टर्न पे, थोड़े कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं मैंने, है ना, तो अगले टर्न पे अपन ये कर लेते हैं आइसोमरिज्म, फिर कुछ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिससे अपना पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, चलो, ओके, गुड थैंक नाइट। यू। थैंक यू सर। ओके, बाय।